आपने अभी तक रजिस्टर किया कि नहीं? जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है, और बड़ा और बेहतर और 100 से ज़्यादा आपके पसंदीदा वक्ताओं के साथ। इस कार्यक्रम की सारी डिटेल आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे के इसको सफल बना सकते हैं। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तोड़सेकर, टी राजा सिंह, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं, और आप सपोर्ट के लिए क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। भारत ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक पूरा का पूरा एक नई एक वैश्विक संरचना भारत ने बनाना न केवल आरंभ कर दिया है, बल्कि यह समझिए कि सबको बहुत आश्चर्य हो रहा है कि 2-3 महीने के भीतर भीतर ये जो वैश्विक संरचना है ये लगभग तैयार हो गई है। देखिए, अभी मोदी जी से मिलने येलेंस्की आ रहे हैं। मोदी जी चीन जा रहे हैं, तियानजिन में मीटिंग है एससीओ की, वहाँ पे उनकी शी जिनपिंग से वार्ता होगी और वहाँ पर उनकी पुतिन से भी वार्ता होगी। उसके बाद फिर उसके अगले महीने, यानी कि ऐसा बता रहे हैं कि सितंबर में शायद ये जो एंगेजमेंट्स के जो आ रहे हैं वो ये है कि साहब सितंबर में तो ये हो ही गया, यानी 31 अगस्त को जाएंगे, 1-2 दिन वहाँ रहेंगे मोदी जी। फिर बता रहे हैं कि वहाँ पर ही ये तय होना है कि क्या शी जिनपिंग भी भारत आएंगे। बता रहे हैं कि नवंबर में शी जिनपिंग का भारत दौरे का कार्यक्रम बन रहा है, स्टेट विजिट का। ये वो बायलैटरल नहीं है जो कि किसी मल्टीलैटरल जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स होती हैं उसके साइडलाइन पे होते हैं, जैसे एससीओ की साइडलाइन पे मोदी जी का और शी जिनपिंग का, मोदी जी का पुतिन का ये वार्तालाप होगा। लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग भारत आएंगे, और फिर इसी बीच में, यानी इसी बीच में मोदी जी जापान भी जाएंगे। तो मोदी जी जापान जाएंगे, चाइना जाएंगे, फिर उसके बाद शी जिनपिंग भारत आएंगे। दिसंबर में ये बताया जा रहा है कि पुतिन भारत आएंगे। इसी बीच में येलेंस्की का भी, मैंने जैसे बताया कि साहब कि येलेंस्की जो है वो भारत आने की पेशकश कर रहा है। वो कह रहा है कि ये अमेरिका तो कुछ नहीं कर पाएगा, अगर कोई किसी के पास लीवरेज है रशिया का तो वो भारत के पास है, या थोड़ा बहुत कंसेशन यदि हम रशिया से ले सकते हैं तो वो केवल भारत ही दे सकता है, भारत ही दिलवा सकता है। मार्च में ब्रिक्स के सारे जो टॉप लीडर्स हैं वो भारत में होंगे, ब्रिक्स की मीटिंग है। उसमें जिनको बहुत ज़्यादा तंग किया है, यानी कि आप देखिए कि फ्रांस जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि वो किसी तरह से ब्रिक्स में आ जाए। जिस तरह से नीचा दिखाया है ट्रंप ने यूरोप के सारे नेताओं को अपने सामने बैठाल के, और उसके पहले गैलरी में कुर्सी लगवा के और उनको जिस तरह से बैठाला था, उससे यूरोपियंस की भावनाएं भी बहुत बुरी तरह से आहत हुई हैं। और अब सबको ये डर लग रहा है कि यदि यही चलता रहा तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो तेजी से उभरेगा। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा यदि कोई उदाहरण है पूरे विश्व में इस समय तो वो भारत है, प्रजातांत्रिक देशों में। तो अब ये देखें कि इन सबका एक प्रकार से एक सहज नेता बनता जा रहा है भारत। अब ये तो किसी भी तरह से अमेरिका को स्वीकार नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जो पूरी पॉलिसी रही है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये रही है कि भाई पूरे देश, पूरे विश्व की जो है वो रिसोर्सेस पे कब्जा रखो, उनकी पॉलिटिक्स पे भी कब्जा रखो, उनकी इकोनॉमी पे भी कब्जा रखो, और जहाँ जहाँ कोई लाइन से बाहर जाए
वहाँ पर रिजीम चेंज ऑपरेशन करवा दो, युद्ध करवा दो, कू करवा दो, कुछ इस तरह के जो है वो कार्य करते रहे लगातार। और ये जैसे-जैसे अमेरिका की जो कंपैरेटिव पावर है, वो धीरे-धीरे कम हुई है, वो उसको देखते हुए फिर उन्होंने एक G2 मॉडल बना लिया। और वो G2 मॉडल था कि पहले तो कोल्ड वॉर का टाइम था, उसमें यूएसएसआर, ये वर्ल्ड ऑर्डर था। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस जो तो थी सारी, वो ब्रेटन वुड्स की जो मीटिंग हुई थी, उसमें ब्रेटन वुड्स की मीटिंग में सारी इंस्टीट्यूशंस जो थी, वो पूरी की पूरी तरह यूएस के कब्ज़े में थी, और पूरा यूरोप जो था, उसको उन्होंने अपना जूनियर पार्टनर बना लिया, जिसको कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक पार्टनर। स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब है कि तुम हमारे जूनियर पार्टनर हो बच्चे। जूनियर पार्टनर का मतलब जो हम कहेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। अच्छा, भारत इस सब में कहीं था ही नहीं। वो भारत की तो ताकत ही बहुत कम थी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, बढ़ते-बढ़ते 91 के बाद जब लिबरलाइज़ेशन हुआ, उसके बाद भारत की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी। फिर उसके बाद फिर पहली बार जब एनडीए सरकार आई, तो फिर भारत ने वैश्विक परिदृश्य में भी थोड़ा बहुत कुछ कार्य करना आरंभ किया। लेकिन भारत जो था सदैव एक मार्जिनल प्लेयर था। उसको कोई सीरियसली लेता नहीं था, ना वेस्ट में, ना यूरोप में, और अमेरिका में तो सीरियसली लेने की बात ही नहीं थी। लेकिन जब यूएसएसआर यानी सोवियत संघ समाप्त हो गया, तो उसके बाद आप देखें कि अमेरिका ने अजीब-अजीब थियरीज़ आने लगी। एंड ऑफ हिस्ट्री जैसी बात होने लगी कि बस अब तो एक ही पावर है, एंड ऑफ हिस्ट्री। जो कुछ है वो सबका सब यही एक ग्लोबल पावर है, यही पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी। तो फिर उनको दूसरा चाहिए था सामने, ये जैसा होता है ना आपके एब्राहमिक रिलिजन में, कि गॉड के साथ सेटन और अल्लाह के साथ शैतान अत्यंत आवश्यक है। तो उन्होंने शैतान क्रिएट किया, तो उन्होंने टेररिज्म को क्रिएट किया। फिर बाद में धीरे-धीरे उन्हें लगा कि भैया चाइना तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा, चाइना चुनौती बनती जा रही, तो उन्होंने धीरे से भारत से बात करके भारत को को-ऑप्ट किया और भारत को रीजनल काउंटर बैलेंसिंग में डाला, कि एशिया पैसिफिक में भारत जो है वो चाइना को बैलेंस करेगा। तो इसमें उन्होंने एक लिमिटेड स्पेस दी भारत को कि भाई यू बिकम द रीजनल काउंटर बैलेंसर, नॉट द रीजनल हेजेमन, और नॉट इवन अ रीजनल पावर इक्वल टू चाइना। लेकिन मामला वहां से गड़बड़ हुआ जहां से मोदी प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि मोदी का जो भारत का विजन था वो कुछ अलग ही था। मोदी का भारत का विजन ये था कि भारत को एक स्वतंत्र शक्ति बनाना है विश्व के परिदृश्य पर, विश्व के पटल पर। तो ऐसे-ऐसे काम करने आरंभ कर दिए। डिजिटल इकोनॉमी में आपके, जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग इंक्लूजन में, और सबसे बड़ा काम बाद में जो हुआ वो आपके यूपीआई का हुआ, फिर आधार का हुआ, फिर ओपन डिजिटल नेटवर्क्स का हुआ, डिजिटल कॉमर्स का हुआ। ये सारी चीज़ें जब होने लगी, तो धीरे-धीरे जो चाइना में जो समस्याएँ आ रही थी, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी जो थी वो थोड़ी-सी प्लेटो आउट हो रही थी, एक बात, और दूसरी बात चाइना की पॉपुलेशन भी कम हो रही थी। चाइना में लेबर की जो रेट्स थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई की है पश्चिमी देशों ने, क्योंकि चाइना में एक डिसिप्लिन्ड लेबर बहुत ही चीप रेट पर अवेलेबल था, और उसके कारण जो वहाँ से वो सप्लाई चेन उन्होंने बनाई थी, और वहाँ से माल जो सोर्स करते थे वो भी सस्ता होता था। तो इसलिए वो अमेरिकन मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटिव थे। अमेरिकन मार्केट में बहुत यहाँ सस्ता बना के और वहाँ पे माल बड़े आराम से बेच लेते थे। अब जब वहाँ पे कीमतें बढ़ने लगी, और फिर अमेरिका की नीति बदलने लगी है कि वो अमेरिका धीरे-धीरे चाइना को G2 में अपना कॉम्पिटिटर, अपना प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी मानने लगा।
और जब यह स्थिति हुई, जब प्रतिस्पर्धी मानने लगा, तो फिर भारत के तरफ देखना आरंभ किया कि भारत जो है वो अब अमेरिका का साथ निभाए। उन्होंने क्वाड बनाया, क्वाड में भी भारत को रखा और फिर इस प्रकार की नीतियाँ बनानी आरंभ की कि भई एक युद्ध किया जाए और युद्ध में भारत का रोल ये रहेगा कि भारत अपनी सीमाओं पर चीन के ऊपर आक्रमण करेगा और हम प्रशांत महासागर से यानी पैसिफिक से हम आक्रमण करेंगे और हम चीन की ताकत को बिल्कुल डाउन करेंगे और यदि आक्रमण नहीं भी करेंगे तो कम से कम उसकी पॉस्चरिंग तो हम अवश्य करेंगे। लेकिन भारत ने क्वाड में सम्मिलित होना तो स्वीकार कर लिया। लेकिन ये जो मिलिट्री वाली जो स्थिति थी, उन्होंने कहा ना, क्वाड मिलिट्री वाला हो ही नहीं सकता। वी डोंट एग्री टू मेकिंग क्वाड अ मिलिट्री अलायंस। क्वाड को मिलिट्री अलायंस बनने ही नहीं दिया भारत ने। तो अमेरिका धीरे-धीरे फ्रस्ट्रेट होता रहा। फिर अचानक भारत जो है वो 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से अचानक तेजी से ऊपर जाते-जाते पता चला कि वो 5वीं और चौथी अर्थव्यवस्था पे पहुँच ही गया और अब धीरे-धीरे लग रहा है कि तीसरी पे पहुँच जाएगा। खाली जर्मनी बचा है बीच में। तो ये सब देख के अमेरिका के प्लानर्स और ख़ास तौर से जब ट्रम्प भाई दोबारा आए, चाचा ट्रम्प, तब उन्होंने कहा कि यार ये इंडिया तो ऐसा लगता है कि ये चाइना का काउंटर बैलेंस नहीं हो के एक दूसरा चाइना बनता जा रहा है। ये तो वाक़ई मल्टीपोलर हो जाएगा। हमारी तो पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो बाइपोलर दुनिया पर आधारित है। तो इसका क्या किया जाए, उसके ऊपर विचार कर ही रहे थे कि हो गया ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने जो मिलिट्री शक्ति दिखाई, अपनी जो सामरिक शक्ति दिखाई, सेनाओं ने जो प्रहार किया और पूरे के पूरे चाइनीज़ सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, उसके बाद तो ट्रम्प ने कहा कि भाई अब कुछ नहीं, अब तो रोकना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि रोकने का जो मेथड चुना है अमेरिका ने, उसने भारत को 3-4 साल पहले ही एक वैश्विक शक्ति बना के सामने खड़ा कर दिया। क्योंकि ट्रम्प को और कुछ है ही नहीं, ये इंडिया क्या कर रहा है और रशिया को काउंटर करना है तो इंडिया के थ्रू करना पड़ेगा। द रोड टू पीस इन यूक्रेन गोज़ थ्रू दिल्ली। अजीब-अजीब तरह की बातें उनके लोग जो हैं वो बिल्कुल, जिसको बोलते हैं हम हमारी मारवाड़ी में डाफा-चूक हो गए, तो वो डाफा-चूक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और यही एक निश्चित, बिल्कुल पक्का एक संकेत है कि भारत ने विश्व पटल को, वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।